जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है इनके लर्न लेसन्स में। आज हम लोग संविधान सभा एवं संविधान निर्माण प्रक्रिया से संबंधित महत्वपूर्ण एमसीक्यू क्वेश्चंस को देखेंगे जो कि घटना चक्र पुस्तक में दिया गया है। तो आइए बिना किसी देर किए इस वीडियो को शुरू करते हैं। प्रश्न संख्या 1, भारत के लिए संविधान सभा की रचना हेतु संविधान सभा का विचार निम्नलिखित में से सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत किया था? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, स्वराज पार्टी ने 1934 में। मई 1934 में रांची में स्वराज पार्टी ने आत्मनिर्णय के अधिकार की मांग की और एक प्रस्ताव पारित किया जिसमें कहा गया कि वयस्क मताधिकार के आधार पर निर्वाचित भारतीय प्रतिनिधियों की एक संविधान सभा होगी जो संविधान का निर्माण करेगी। भारतीयों की ओर से संविधान सभा की मांग करने का यह प्रथम अवसर था। प्रश्न संख्या 2, स्वतंत्रता के पूर्व के दिनों में प्रारंभ में किसने संविधान निर्मात्री सभा का विचार प्रस्तुत किया था? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, एम.एन. राय ने 1934 में। प्रश्न संख्या 3, एक निर्वाचित संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का निर्माण करने का प्रस्ताव दिया गया था। तो कौन सा सभा था? तो ये हो जाएगा ऑप्शन सी, क्रिप्स मिशन 1942। प्रश्न संख्या 4, कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत संविधान निर्मात्री परिषद में प्रत्येक प्रांत को आवंटित सदस्य संख्या निर्धारित करने के लिए एक प्रतिनिधि कितनी जनसंख्या के अनुपात में था? आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 10 लाख। 10 लाख की जनसंख्या पर एक प्रतिनिधि था। तो ऑप्शन बी सही है। कैबिनेट मिशन वर्ष 1946 में भारत आया था। मिशन ने अपनी रिपोर्ट में संविधान सभा के गठन का एक सूत्र प्रस्तुत किया था जिसके आधार पर संविधान सभा निर्वाचित होनी थी और प्रांतों का प्रतिनिधित्व जनसंख्या के आधार पर होना था। इसके तहत मोटे तौर पर प्रति 10 लाख व्यक्तियों के ऊपर एक प्रतिनिधि के निर्वाचन की व्यवस्था प्रस्तावित की गई थी। प्रश्न संख्या 5, इन व्यक्तियों में से कौन कैबिनेट मिशन के सदस्य नहीं था? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, विलियम वुड। पैंथिक लॉरेंस कैबिनेट मिशन के सदस्य थे। स्टेफर्ड क्रिप्स भी कैबिनेट मिशन के सदस्य थे और ए.वी. अलेक्जेंडर भी। ये तीनों कैबिनेट मिशन के सदस्य थे लेकिन विलियम वुड नहीं थे। इस कारण से उसका आंसर हो जाएगा ए, विलियम वुड। कैबिनेट मिशन मार्च 1946 को भारत आया। इस मिशन के सदस्य स्टेफर्ड क्रिप्स अध्यक्ष, बोर्ड ऑफ ट्रेड, पैंथिक लॉरेंस भारत सचिव और ए.वी. अलेक्जेंडर नौसेना मंत्री थे। प्रश्न संख्या 6, भारतीय संविधान सभा का गठन किया गया था। भारत शासन अधिनियम 1935 के अंतर्गत,
नहीं। क्रिप्स योजना 1942 के अंतर्गत नहीं, ये फेल हो गया था। इसका बहुत व्यापक विरोध किया गया था भारत में। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कैबिनेट मिशन योजना 1946 के अंतर्गत। प्रश्न संख्या 7, 1946 में निर्मित अंतरिम सरकार में कार्यपालिका परिषद के उप सभापति थे। आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, जवाहरलाल नेहरू। 24 अगस्त 1946 को अंतरिम राष्ट्रीय सरकार की घोषणा इस व्यवस्था के साथ ही की गई कि अंतरिम सरकार 2 सितंबर 1946 को कार्यभार संभालेगी। वायसराय इसमें कार्यपालिका परिषद का पदेन अध्यक्ष था तथा जवाहरलाल नेहरू को उपाध्यक्ष या उपसभापति बनाया गया था। प्रश्न संख्या 8, निम्नलिखित में से कौन अगस्त 1946 में गठित प्रथम अंतरिम राष्ट्रीय सरकार का सदस्य नहीं था? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, डॉक्टर एस राधाकृष्णन। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन 1946 में गठित अंतरिम राष्ट्रीय सरकार के सदस्य नहीं थे। कैबिनेट मिशन योजना के आधार पर 24 अगस्त 1946 को घोषणा के तहत नवनिर्वाचित संविधान सभा 2 सितंबर 1946 को भारत की अंतरिम सरकार का गठन किया गया था। इसमें सी राजगोपालाचारी शिक्षा मंत्री, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद खाद्य एवं कृषि मंत्री, जगजीवन राम श्रम मंत्री थे, जबकि डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन इस प्रथम अंतरिम राष्ट्रीय सरकार के सदस्य नहीं थे। प्रश्न संख्या 9, कथन ए, वेवेल योजना के अनुसार कार्यकारी परिषद में हिंदू और मुसलमान सदस्यों की संख्या समान होनी थी। ये सही है। कारण, इसका कारण था वेवेल का विचार था कि ऐसी व्यवस्था को भारत का बंटवारा बच जाता है, ऐसी व्यवस्था से भारत का बंटवारा बच जाता है। तो कारण इसका गलत है, कथन सही है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा, आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कथन सही है परंतु कारण गलत है। अब देखते हैं इसकी व्याख्या। अक्टूबर 1943 में लिनलिथगो के स्थान पर आर्कीबाल्ड वेवेल वायसराय तथा गवर्नर जनरल नियुक्त किए गए। वे भारतीय संविधानिक गतिरोध को दूर करने के उद्देश्य से मई 1945 को लंदन गए। वहां उन्होंने भारतीय प्रशासन के संबंध में ब्रिटिश सरकार से सविस्तार बात की तथा कुछ प्रस्ताव रखे। जून 1945 को उन प्रस्तावों को वेवेल योजना के नाम से सार्वजनिक किया गया। वेवेल योजना के प्रस्ताव में कार्यकारी परिषद में मुसलमान सदस्यों की संख्या हिंदुओं के बराबर होना, परिषद में वायसराय तथा कमांडर इन चीफ को छोड़कर सभी सदस्य का भारतीय होना, शीघ्र ही शिमला में एक सम्मेलन का बुलाया जाना तथा युद्ध समाप्ति के पश्चात भारतीयों के द्वारा खुद का एक संविधान बनाया जाना इत्यादि प्रावधान शामिल थे वेवेल योजना के अंतर्गत। वेवेल योजना का उद्देश्य राजनीतिक गतिरोध दूर करना,
भारत को पूर्ण स्वशासन की दिशा में आगे बढ़ाना और संवैधानिक गतिरोध को दूर करना था। इसका उद्देश्य कहीं से भी हिंदू मुसलमान एकता को दृढ़ करना नहीं था, जिससे भारत का विभाजन रुक सके। अतः कथन सत्य है और कारण असत्य है, गलत है। प्रश्न संख्या 10, निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से कथन संविधान सभा के विषय में सत्य है? पहला, वह वयस्क मताधिकार पर आधारित थी। ये गलत है, वयस्क मताधिकार पर आधारित नहीं थी। दूसरा, वह प्रत्यक्ष निर्वाचन का परिणाम थी। ये भी गलत है, अप्रत्यक्ष निर्वाचन। वह बहुदलीय निकाय थी। ये सही है। उसने अनेक समितियों के माध्यम से कार्य किया। ये भी सही है। तो इस तरह से इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी 3 और 4 दोनों सत्य है। संविधान सभा के गठन के लिए राज्यों की संविधान सभाओं का उपयोग निर्वाचक मंडल के रूप में किया गया। अतः संविधान सभा अप्रत्यक्ष निर्वाचन का परिणाम थी। इसका निर्वाचन वयस्क मताधिकार पर आधारित नहीं था। संविधान सभा में अनेक दलों के लोग शामिल थे। इस सभा ने अपने कार्यों का संचालन करने के लिए अनेक समितियों का गठन किया था। प्रश्न संख्या 11, भारतीय संविधान सभा के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है? ए, यह वयस्क मताधिकार पर आधारित नहीं थी आधारित, तो ये सही है। यह प्रत्यक्ष निर्वाचन का परिणाम थी। ये गलत है। यह बहुदलीय संरचना नहीं थी। गलत, ये बहुदलीय संरचना थी। डी, यह कई समितियों के माध्यम से कार्यरत थी। ये सही है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए एवं डी। ये सही है। प्रश्न संख्या 12, निम्नलिखित में से संविधान सभा के बारे में गलत कथन कौन सा है? पहला कथन है, इसने बड़ी संख्या में समितियों की मदद से काम किया। उनमें से प्रारूप समिति सबसे महत्वपूर्ण थी। सही है। अल्पसंख्यक समुदाय जैसे ईसाई, आंग्ल इंडियन और पारसियों को सभा में पर्याप्त प्रतिनिधि दिया गया। ये भी सही है। इसका निर्वाचन सार्वभौम वयस्क मताधिकार के आधार पर किया गया। ये गलत है। सार्वभौम वयस्क मताधिकार के आधार पर नहीं किया गया था। इसकी चुनाव प्रक्रिया 1935 के अधिनियम के 6वें अनुसूची पर आधारित थी। कर, संपत्ति और शैक्षणिक योग्यता के कारण मताधिकार सीमित था। तो ये सही है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। संविधान सभा के सदस्यों का निर्वाचन प्रांतीय संविधान सभाओं के सदस्यों द्वारा अप्रत्यक्ष निर्वाचन के आधार पर हुआ था, न कि सार्वभौम मताधिकार के आधार पर प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा। कर, संपत्ति और शैक्षणिक योग्यता के आधार पर मताधिकार प्रदान किया गया था। सभी को मताधिकार का अधिकार नहीं था। सभी को मताधिकार प्राप्त नहीं था। सीमित मताधिकार था।
प्रश्न संख्या 13, संविधान का प्रारूप तैयार करने वाली संविधान सभा के सदस्यों को आंसर ऑप्शन सी विभिन्न प्रांतों की विधानसभाओं द्वारा चुना गया था। प्रश्न संख्या 14, भारतीय इतिहास के संदर्भ में प्रांतों से संविधान सभा के सदस्य प्रांतीय संविधान सभाओं द्वारा निर्वाचित हुए थे, तो आंसर ऑप्शन सी। प्रश्न संख्या 15, संविधान सभा में सदस्यों का चुनाव कैसे हुआ था? आंसर ऑप्शन डी, प्रांतीय सभाओं द्वारा। प्रश्न संख्या 16, संविधान सभा के चुने हुए अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? आंसर ऑप्शन सी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की प्रथम बैठक की अध्यक्षता अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने की थी। 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा ने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को निर्विरोध संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष के रूप में निर्वाचित किया था। प्रश्न संख्या 17, संविधान सभा की प्रथम बैठक की अध्यक्षता किसने की थी? आंसर ऑप्शन सी, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने। प्रश्न संख्या 18, संविधान सभा के उद्घाटन अधिवेशन की अध्यक्षता की गई थी। आंसर ऑप्शन बी, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा द्वारा। प्रश्न संख्या 19, भारत की संविधान निर्मात्री सभा के अध्यक्ष थे। आंसर ऑप्शन ए, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। प्रश्न संख्या 20, स्वतंत्र भारत की संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? आंसर ऑप्शन बी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। प्रश्न संख्या 21, संविधान सभा के प्रथम मनोनीत उपसभापति कौन थे? आंसर ऑप्शन डी, फ्रैंक एंथोनी। संविधान सभा के प्रथम अस्थायी उपसभापति या उपाध्यक्ष फ्रैंक एंथोनी थे, जिन्होंने 9 दिसंबर 1946 को अस्थायी सभापति या अध्यक्ष सच्चिदानंद सिन्हा द्वारा मनोनीत किया गया था। एच.सी. मुखर्जी संविधान सभा के पहले अस्थायी उपाध्यक्ष थे। एच.सी. मुखर्जी संविधान सभा के पहले अस्थायी उपाध्यक्ष थे। प्रश्न संख्या 22, संविधान सभा की स्थापना की गई थी। भारतीय संविधान सभा की स्थापना की गई थी। आंसर ऑप्शन बी, 9 दिसंबर 1946 को। प्रश्न संख्या 23, संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई? आंसर ऑप्शन ए, 9 दिसंबर 1946 को। प्रश्न संख्या 24, संविधान सभा का गठन कब हुआ था? आंसर ऑप्शन ए, 9 दिसंबर 1946 को। प्रश्न संख्या 25, संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन कब शुरू हुआ? आंसर ऑप्शन बी, 9 दिसंबर 1946 को। प्रश्न संख्या 26, संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई? आंसर ऑप्शन सी, 9 दिसंबर 1946 को। प्रश्न संख्या 27, भारत को एक संविधान देने का प्रस्ताव संविधान सभा द्वारा पारित किया गया था। आंसर ऑप्शन बी, जनवरी 22, 1947, मतलब 22 जनवरी 1947 को। 22 जनवरी 1947 को संविधान सभा द्वारा
भारत को एक संविधान देने का उद्देश्य प्रस्ताव पारित किया गया। उद्देश्य प्रस्ताव को 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा में जवाहरलाल नेहरू द्वारा पेश किया गया। आगे चलकर यही उद्देश्य प्रस्तावना का प्रारूप बना। प्रश्न संख्या 28, संविधान सभा के सम्मुख संविधान की प्रस्तावना का प्रस्ताव किसने रखा? आंसर ऑप्शन ए जवाहरलाल नेहरू ने। प्रश्न संख्या 29, संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव निम्न में से किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था? आंसर ऑप्शन बी पंडित नेहरू द्वारा। प्रश्न संख्या 30, भारतीय संविधान के निर्माण से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन सही है? कथन 1, पंडित नेहरू के उद्देश्य प्रस्ताव का जो संविधान द्वारा स्वीकार किया गया था, संविधान के निर्माण पर असर था। मतलब नेहरू के द्वारा जो उद्देश्य प्रस्ताव पारित किया गया था या प्रस्तुत किया गया था, वो संविधान सभा द्वारा स्वीकार किया गया और उसका संविधान के निर्माण पर असर पड़ा। बाद में वही जाकर प्रस्ताव बन जाता है प्रस्तावना बन जाता है संविधान का। तो ये सही है। दूसरा कथन है, उद्देशिका बहुत महत्वपूर्ण उद्देश्यों की पूर्ति करती है। तो ये भी सही है। कथन 3 है, भारत को संविधान के लोगों ने आदेशित किया था। ये भी सही है। चौथा, राज्य के मुखिया को प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित करते हैं। ये गलत है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। 1, 2 और 3 सही है, बाकी ये चौथा वाला गलत है। भारतीय संविधान के तहत राज्यों के मुखिया अर्थात राष्ट्रपति का निर्वाचन लोगों द्वारा प्रत्यक्ष रूप से नहीं बल्कि अप्रत्यक्ष रूप से जनप्रतिनिधियों, संसद एवं संविधान सभा के निर्वाचित सदस्यों के माध्यम से किया जाता है। प्रश्न संख्या 31, भारतीय संविधान को बनाने हेतु भारतीय संविधान सभा के कुल कितने अधिवेशन हुए थे? आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 12। भारतीय संविधान के निर्माण में संविधान सभा ने 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय लगा था। इस दौरान कुल 11 अधिवेशन, कुल अवधि 165 दिन हुए थे। 11वें अधिवेशन के अंतिम दिन 26 नवंबर 1949 को संविधान को अंगीकृत किया गया था। 11वें अधिवेशन के अतिरिक्त संविधान सभा पुनः 24 जनवरी 1950 को आयोजित की गई थी, जबकि सदस्यों द्वारा भारत के संविधान पर हस्ताक्षर किए गए थे। मतलब 24 जनवरी 1950 को जो संविधान सभा की बैठक बुलाएगी, इसी में सदस्यों ने संविधान पर अपने हस्ताक्षर किए थे। प्रश्न संख्या 32, भारत की संविधान सभा की अंतिम बैठक की सही तिथि को बताएं। आंसर ऑप्शन ए 26 नवंबर 1949। माफ़ कीजिएगा, इसका आंसर ए नहीं होगा बल्कि इसका आंसर सी होगा,
24 जनवरी 1950 को अंतिम बैठक हुआ था, क्योंकि 11वें अधिवेशन 26 नवंबर 1949 के बाद एक और सभा आयोजित की गई थी, जिसमें जो संविधान सभा के सदस्य थे वो अपना हस्ताक्षर संविधान पर करते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, हो जाएगा ए नहीं। 26 नवंबर 1949 नहीं होगा, 24 जनवरी 1950 होगा। प्रश्न संख्या 33, भारत के संविधान निर्माण में संविधान सभा को कितना समय लगा? आंसर ऑप्शन ए 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन। प्रश्न संख्या 34, सूची X को सूची Y से सम्मिलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करते हुए सही उत्तर चुनिए। संविधान सभा के पहले उपाध्यक्ष H.C. मुखर्जी। प्रारूप समिति के मूलतः एकमात्र सदस्य K.M. मुंशी। राजस्थान की रियासतों का प्रतिनिधित्व करने वाले संविधान सभा के सदस्य सी का हो जाएगा सी का हो जाएगा V.T. कृष्णामाचारी। और डी है संघ संविधान समिति के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। सॉरी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद नहीं, जवाहरलाल नेहरू थे। संघ संविधान समिति के अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू थे। तो इस प्रकार से संविधान सभा के पहले उपाध्यक्ष H.C. मुखर्जी थे। प्रारूप समिति के मूलतः एकमात्र कांग्रेसी सदस्य K.M. मुंशी थे। राजस्थान की रियासतों का प्रतिनिधित्व करने वाले संविधान सभा के सदस्य V.T. कृष्णामाचारी थे। और संघ संविधान समिति के अध्यक्ष पंडित नेहरू थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। प्रश्न संख्या 35, संविधान सभा के निर्माण के समय संवैधानिक सलाहकार कौन थे? तो ऑप्शन सी V.N. राव। प्रश्न संख्या 36, संविधान सभा का प्रथम प्रारूप तैयार किया गया था। आंसर ऑप्शन बी V.N. राव के द्वारा, जो संवैधानिक सलाहकार थे संविधान सभा के। संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार V.N. राव द्वारा संविधान का पहला प्रारूप तैयार किया गया था। संविधान का पहला प्रारूप तैयार किया गया था, जिस पर विचार एवं परिवर्तन करके प्रारूप समिति के द्वारा संविधान सभा के समक्ष संविधान का मसौदा प्रस्तुत किया गया था। V.N. राव के मूल प्रारूप में 243 अनुच्छेद और 13 अनुसूचियां थी। प्रश्न संख्या 37, संविधान सभा में भारतीय संविधान का तृतीय वाचन कब प्रारंभ हुआ था? तो तृतीय वाचन 17 नवंबर को प्रारंभ हुआ था, 17 नवंबर 1949 को। तो इसमें से सभी ऑप्शन गलत है, लेकिन तृतीय वाचन 17 नवंबर 1949 को प्रारंभ हुआ था। संविधान सभा में भारतीय संविधान का तृतीय वाचन 17 नवंबर 1949 को प्रारंभ हुआ और 26 नवंबर 1949 तक चला। प्रश्न संख्या 38, भारत का संविधान पूर्ण रूप से तैयार हुआ था। आंसर ऑप्शन बी 26 नवंबर 1949 को। भारतीय संविधान की उद्देशिका प्रस्तावना में उल्लिखित किया गया है कि 26 नवंबर 1949 को भारत के लोगों ने संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मर्पित किया।
संविधान को अपनाने उसके पूर्ण होने, पारित होने तथा इसको अंतिम रूप देने की तारीख 26 नवंबर 1949 को ही माना जाता है। इसी दिन नागरिकता अंतःकालीन संसद, अस्थायी और संक्रमणकालीन उपबंध लागू किए गए। तथापि संविधान के शेष उपबंध 26 जनवरी 1950 को प्रभावी हुआ। अतः संविधान के पूर्ण रूप से लागू होने तथा पूर्ण रूप से क्रियान्वित होने की तिथि के रूप में 26 जनवरी 1950 को ग्रहण करते हैं। प्रश्न संख्या 39। भारतीय संविधान को संविधान सभा द्वारा अंगीकृत किया गया। आंसर ऑप्शन ए 26 नवंबर 1949 को। प्रश्न संख्या 40। संविधान सभा द्वारा भारतीय संविधान को स्वीकृत किया गया था। आंसर ऑप्शन सी 26 नवंबर 1949 को। प्रश्न संख्या 41। भारत का संविधान किस तिथि को अपनाया गया। आंसर ऑप्शन बी 26 नवंबर 1949 को। प्रश्न संख्या 42। भारतीय संविधान कब लागू हुआ था। आंसर ऑप्शन ए 26 जनवरी 1950 को। प्रश्न संख्या 43। संविधान को 26 जनवरी के दिन लागू करने का निर्णय इसीलिए लिया गया क्योंकि ऑप्शन ए सही है, कांग्रेस ने इसी तिथि को 1930 में स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन दिसंबर 1929 में पूर्ण स्वराज की घोषणा की गई तथा 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाए जाने का संकल्प लिया गया और आज़ादी के पूर्व 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जाता रहा, परंतु 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्रता दिवस हो गया और तब से प्रत्येक वर्ष 15 अगस्त को स्वाधीनता दिवस या स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जाने लगा, जबकि स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात 26 जनवरी की तिथि को अविस्मरणीय बनाने हेतु भारतीय संविधान को पूर्णतः 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया और तब से प्रत्येक वर्ष 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के रूप में मनाए जाने लगा। प्रश्न संख्या 44। भारतीय संविधान दिवस मनाया जाता है। आंसर ऑप्शन बी 26 नवंबर को। भारतीय संविधान दिवस 26 नवंबर को मनाया जाता है। भारतीय संविधान 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार और संविधान सभा द्वारा अंगीकृत हुआ और इसके कुछ प्रावधान इसी दिन लागू किए गए थे, जिसके फलस्वरूप इस दिन को संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है। जबकि भारतीय संविधान 26 जनवरी 1950 को पूर्ण रूप से लागू किया गया। 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है। प्रश्न संख्या 45। भारतीय संविधान को अपनाया गया था। आंसर ऑप्शन ए संवैधानिक सभा के द्वारा। प्रश्न संख्या 46। भारतीय संविधान को 26 नवंबर 1949 को किसके द्वारा अधिनियमित किया गया था। आंसर ऑप्शन ए संविधान सभा द्वारा। प्रश्न संख्या 47। भारत का संविधान अंगीकृत एवं अधिनियमित हुआ था।
आंसर ऑप्शन सी 26 नवंबर 1949 को। प्रश्न संख्या 48, बी आर अम्बेडकर का संवैधानिक सभा में निर्वाचन हुआ था। आंसर ऑप्शन बी बम्बई प्रेसिडेंसी से। वर्ष 1946 में संपन्न संविधान सभा के प्रारंभिक चुनाव में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर अविभाजित भारत के बंगाल प्रांत के पूर्वी भाग से निर्वाचित हुए थे। बाद में यह क्षेत्र पाकिस्तान में चले जाने के कारण डॉक्टर अंबेडकर भारतीय गणराज्य के बम्बई प्रेसिडेंसी के पूना संसदीय क्षेत्र से उपचुनाव में निर्वाचित होकर भारतीय संविधान सभा में सम्मिलित हुए। पूना सीट उनके लिए कांग्रेस के एम आर जयकर ने त्यागपत्र देकर रिक्त की थी। यद्यपि विकल्प ए पश्चिम बंगाल है, फिर भी यह अभीष्ट विकल्प नहीं हो सकता, क्योंकि डॉक्टर अंबेडकर पूर्वी बंगाल से प्रथमतः निर्वाचित हुए थे। अंततः उन्होंने बम्बई प्रेसिडेंसी से निर्वाचित सदस्य के रूप में संविधान सभा में कार्य किया था। अतः स्पष्ट है कि विकल्प बी सही है इसका। प्रश्न संख्या 49, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म एवं मृत्यु कब हुई। आंसर ऑप्शन बी 1891 में जन्म हुआ था इनका और 1956 में इनकी मृत्यु हुई थी। भारतीय संविधान निर्माण में मुख्य भूमिका निभाने वाले डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म 14 अप्रैल 1891 को महू मध्य प्रदेश में हुआ तथा मृत्यु 6 दिसंबर 1956 को दिल्ली में हुई। प्रश्न संख्या 50, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, तृतीय गोलमेज सम्मेलन के विचार विमर्श की परिणति भारत सरकार अधिनियम 1935 के पारित होने के रूप में हुई। सही है। दूसरा, भारत सरकार अधिनियम 1935 ने ब्रिटिश सरकार के सूबों और भारतीय रियासतों के एक संघ पर आधारित ऑल इंडिया फेडरेशन के गठन का उपबंध किया। ये भी सही है, अर्थात इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 1 और 2 दोनों सही हैं। नवंबर दिसंबर 1932 में लंदन में आयोजित तीसरे और अंतिम गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस ने भाग नहीं लिया था। इस सम्मेलन में भारत शासन अधिनियम 1935 के लिए एक ठोस योजना को अंतिम रूप में पेश किया गया था, जिसमें ब्रिटिश भारत के सूबों और भारतीय रियासतों के एक संघ पर आधारित ऑल इंडिया फेडरेशन के गठन का प्रावधान किया गया था। प्रश्न संख्या 51, नीचे 2 वक्तव्य दिए गए हैं। कथन ए, भारत का संविधान देश की आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। सही है। कारण, इसको एक गृहीत संविधान कहा जाता है। ये भी सही है।
ए और आर दोनों सत्य है और आर ए का सही स्पष्टीकरण है। सही स्पष्टीकरण नहीं है तो इसका आंसर हो जाएगा बी। ए और आर दोनों कथन सही है परंतु आर कारण कथन का सही स्पष्टीकरण नहीं है। भारत का संविधान देश की आवश्यकताओं की पूर्ति करने में पूर्णतः सक्षम है। भावी आवश्यकताओं के मद्देनज़र इसमें संशोधन संबंधित प्रावधान भी है। दूसरी ओर इसमें विभिन्न देशों के संविधानों से तथ्य एवं विचार ग्रहण किए गए हैं, अतः इसे गृहीत संविधान भी कहा जाता है। इस प्रकार कथन एवं कारण दोनों सही है परंतु कारण कथन की सही स्पष्टीकरण नहीं है। प्रश्न संख्या 52, संविधान सभा में वयस्क मताधिकार को 15 वर्ष के लिए स्थगित करने की बात की थी। आंसर ऑप्शन सी मौलाना आज़ाद ने। संविधान सभा में वयस्क मताधिकार के विषय पर बहस के दौरान मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने वयस्क मताधिकार को 15 वर्षों के लिए स्थगित करने की वकालत की थी, किंतु डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद एवं पंडित जवाहरलाल नेहरू ने जोरदार ढंग से इसे अपनाने के लिए इसका समर्थन किया था। प्रश्न संख्या 53, निम्नलिखित में से किसने सुझाव दिया था कि भारत की स्वतंत्रता के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को एक राजनीतिक दल के रूप में भंग कर दिया जाना चाहिए। तो ये विचार महात्मा गांधी का था। वे चाहते थे कि आज़ादी के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को एक राजनीतिक दल के रूप में भंग कर दिया जाए। प्रश्न संख्या 54, निम्नलिखित में से किसने कहा एक संविधान एक मशीन की तरह बेजान चीज़ है, इसमें लोग जीवन फूंकते हैं जो इसका नियंत्रण करते हैं। भारत में बस कुछ ईमानदार लोगों की आवश्यकता है जिनके लिए राष्ट्रहित ही सर्वोपरि है। यह कथन किसका है? तो यह कथन है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का। प्रश्न संख्या 55, अपनी राष्ट्रवादी प्रक्रिया में भारतीय संविधान के निर्माताओं ने अल्पसंख्यकों के हितों तथा भावनाओं के महत्व को कम करके आंका है। यह कथन है आंसर ऑप्शन डी आइवर जेनिंग्स का। प्रस्तुत कथन आइवर जेनिंग्स का है, जिसका मानना था कि भारतीय संविधान निर्माताओं ने भारतीय संघ में अल्पसंख्यक हितों और भावनाओं के महत्व को न्यूनतम रखने का प्रयास किया है। प्रश्न संख्या 56, किसने कहा था संविधान सभा कांग्रेस थी और कांग्रेस भारत था? आंसर ऑप्शन ए ऑस्टिन ने यह कहा था। संविधान सभा कांग्रेस थी और कांग्रेस भारत, यह वक्तव्य पद्मश्री पुरस्कार प्राप्त इतिहासकार ग्रेनविले ऑस्टिन का था। यह वक्तव्य उनकी पुस्तक द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में वर्णित है। प्रश्न संख्या 57, भारतीय संविधान सभा में कुल कितनी महिला सदस्य थी? आंसर ऑप्शन ए 15। धन्यवाद।